एंड्रू कार्नेगी के ऑफिस से बाहर निकलते समय नेपोलियन हिल को यह एहसास नहीं था कि वो अभी अपने जीवन का सबसे बड़ा बोझ अपने कंधों पर उठाकर आ रहा है। वो सिर्फ इतना जानता था कि अब उसके पास एक मौका है, ऐसा मौका जो जिंदगी में एक बार मिलता है। लेकिन मौके अक्सर चमकदार नहीं होते, वे भारी होते हैं, डरावने होते हैं और जिम्मेदारी से भरे होते हैं। कार्नेगी ने हिल को जो काम सौंपा था वो सुनने में जितना महान लगता था, असल में उतना ही क्रूर था। दुनिया के सबसे सफल लोगों का अध्ययन करो, उनकी सोच समझो, उनके निर्णयों के पीछे का नियम निकालो और फिर उसे आम आदमी की भाषा में बदल दो। कोई पैसा नहीं, कोई गारंटी नहीं, कोई डेडलाइन नहीं, कोई प्रोटेक्शन नहीं, सिर्फ एक उम्मीद। अगर तुम ये कर पाए तो तुम इतिहास बदल दोगे। हिल ने यह प्रस्ताव बिना शर्त स्वीकार किया था, लेकिन जैसे ही वे बाहर आए, हकीकत ने उन्हें घेर लिया। उनके पास न पैसे थे, न कनेक्शंस, न ट्रैवल का साधन, न रिसर्च की सुविधा। सिर्फ एक नाम था, एंड्रू कार्नेगी, और वो नाम हर दरवाजा नहीं खोलता था। हिल को लगा था कि कार्नेगी का नाम सुनते ही लोग दरवाजे खोल देंगे, लेकिन वास्तविकता इससे अलग थी। ज्यादातर लोग हिल को एक और ड्रीमर जर्नलिस्ट समझते थे। कुछ लोग उन्हें पोलाइटली मना कर देते थे, कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते थे और कुछ लोग उन्हें सीधे इग्नोर कर देते थे। यह हिल के लिए पहला बड़ा सबक था। सच्ची यात्रा किसी एंडोर्समेंट से शुरू नहीं होती, वो कैरेक्टर से शुरू होती है। हिल को समझ में आ गया कि यह काम ग्लैमर का नहीं है, यह काम धैर्य का है। पहले कुछ महीनों में हिल ने लगभग कोई ठोस प्रगति नहीं की। वे जगह जगह जाते, लोगों से मिलने की कोशिश करते। कई बार पूरा दिन निकल जाता और कोई मिलने को तैयार नहीं होता। उनके पास रहने की जगह स्थायी नहीं थी, खाने का इंतजाम भी अनिश्चित था। ये वो समय था जब हिल के भीतर पहली बार ये विचार आया, क्या मैंने बहुत बड़ा बोझ उठा लिया है? लेकिन अब पीछे हटना और भी कठिन था, क्योंकि अगर वे रुकते तो सिर्फ कार्नेगी को नहीं, खुद को धोखा देते। हिल ने तय किया कि वो इस काम को एक रिसर्च नहीं, एक डिसिप्लिन बनाएंगे। उन्होंने तय किया कि वे रोज लिखेंगे, रोज ऑब्जर्व करेंगे, रोज सोचेंगे, भले ही उस दिन कोई इंटरव्यू ना मिले। ये डिसीजन छोटा लगता है, लेकिन यहीं से हिल की असली ट्रेनिंग शुरू हुई। वे अब सिर्फ सफल लोगों को नहीं देख रहे थे, वे खुद को भी ऑब्जर्व कर रहे थे। वे देखते थे कि कब डर आता है, कब डाउट आता है, कब थकान आती है, और वे इन सब को रिकॉर्ड करते थे। हिल धीरे धीरे समझने लगे कि फेलियर बाहर नहीं होता, वो अंदर जन्म लेता है, जब आदमी अपने विचारों को बिना चुनौती के स्वीकार कर लेता है। इस दौरान हिल को एक और कड़वी सच्चाई समझ में आई। सफल लोग हमेशा समय नहीं देते। वे बिजी होते हैं, वे सिलेक्टिव होते हैं, और वे हर किसी को अपने दिमाग में झांकने नहीं देते। हिल को हर इंटरव्यू के लिए खुद को प्रूव करना पड़ता था। वे सिर्फ सवाल नहीं पूछते थे, वे अपना उद्देश्य समझाते थे। वे बताते थे कि वे गॉसिप नहीं, ज्ञान इकट्ठा करना चाहते हैं। कुछ लोग इस ईमानदारी से प्रभावित हुए, कुछ नहीं। लेकिन हिल रुकते नहीं थे। उन्होंने तय किया कि रिजेक्शन को पर्सनल इंसल्ट नहीं बनाएंगे। हर ना उनके लिए डेटा बन गया। धीरे धीरे हिल की अप्रोच बदलने लगी। वे अब सवाल पूछने से पहले लोगों को सुनने लगे। वे समझने लगे कि हर सफल व्यक्ति एक ही भाषा नहीं बोलता, लेकिन सबके भीतर कुछ चीजें कॉमन होती हैं। आत्मविश्वास, स्पष्टता, निर्णय लेने की क्षमता, और सबसे जरूरी बिलीफ कि नेपोलियन हिल के लिए यह समय सिर्फ कठिन नहीं था, ये अपमानजनक भी था। वे जिस काम को दुनिया के लिए सबसे जरूरी समझते थे, उसी काम के लिए उन्हें बार बार खुद को साबित करना पड़ता था। हर नए दरवाजे को खटखटाते समय उन्हें यह डर रहता था कि शायद इस बार भी कोई जवाब नहीं मिलेगा। वे सुबह उम्मीद के साथ निकलते और कई बार शाम को खाली हाथ लौटते। कभी कोई मिलने से मना कर देता, कभी सेक्रेटरी कह देती कि वे बहुत व्यस्त हैं, और कभी तो बिना सुने ही उन्हें बाहर कर दिया जाता। ये रिजेक्शन हिल के ईगो को नहीं, उनके धैर्य को तोड़ने की कोशिश कर रहा था।
धीरे धीरे हिल समझने लगे कि ये यात्रा सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने की नहीं है, ये यात्रा कैरेक्टर बनाने की है। जब आपके पास पैसे नहीं होते तो दुनिया आपको धैर्य सिखाती है। जब आपके पास पहचान नहीं होती तो दुनिया आपको ह्यूमिलिटी सिखाती है। और जब आपके पास कोई सहारा नहीं होता तो दुनिया आपको खुद पर भरोसा करना सिखाती है। हिल ने महसूस किया कि कार्नेगी ने उन्हें सिर्फ एक असाइनमेंट नहीं दिया था, कार्नेगी ने उन्हें एक परीक्षा दी थी। एक ऐसी परीक्षा जिसमें सिलेबस नहीं था लेकिन प्रेशर बहुत था। हिल अब पहले जैसे सवाल नहीं पूछते थे। वे सीधे आप सफल कैसे बने नहीं पूछते थे। वे बातचीत शुरू करते थे, सुनते थे और फिर धीरे धीरे व्यक्ति की सोच तक पहुंचते थे। वे ये देखना चाहते थे कि किस समय उस व्यक्ति ने हार मानने का विकल्प चुना था और फिर उसने उसे ठुकरा क्यों दिया। कई लोग अपनी असफलताओं के बारे में खुलकर नहीं बोलते थे, लेकिन हिल का तरीका अलग था। वे जजमेंट नहीं करते थे, वे क्यूरियस रहते थे और क्यूरियोसिटी लोगों को बोलने पर मजबूर कर देती है। कुछ इंटरव्यूज बहुत छोटे होते थे, कुछ बहुत लंबे, लेकिन हिल हर मुलाकात के बाद कुछ न कुछ सीखते थे। उन्होंने नोटिस किया कि सफल लोगों में एक अजीब शांति होती है। वे घबराए हुए नहीं होते, वे जल्दी पैनिक नहीं करते, उनके निर्णय तेज होते हैं लेकिन बेतरतीब नहीं। ये हिल के लिए नया था क्योंकि हिल खुद अंदर से अक्सर बेचैन रहते थे, पैसों को लेकर, भविष्य को लेकर और इस बात को लेकर कि क्या ये सब कभी पूरा होगा। इस बेचैनी और उस शांति के बीच का फर्क हिल को परेशान करने लगा। उन्होंने खुद से पूछा कि अगर सफलता बाहर से नहीं आती तो क्या ये अंदर से बनती है। ये सवाल अब थ्योरी नहीं था, ये हिल का पर्सनल स्ट्रगल बन चुका था। हिल को इस रिसर्च के दौरान एक और सच्चाई समझ में आने लगी। सफल लोग अपने शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझ कर करते हैं। वे खुद को कमजोर भाषा में पेश नहीं करते। वे शायद कोशिश करूंगा अगर संभव हुआ जैसे शब्दों से बचते हैं। वे सर्टेनिटी की भाषा बोलते हैं, भले ही परिस्थिति अनसर्टन हो। हिल ने इसे पहली बार नोट किया और बाद में यही ऑब्जर्वेशन डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस के प्रिंसिपल में बदली। लेकिन उस समय हिल के लिए यह सिर्फ एक मेंटल नोट था। जिंदगी मीनवाइल उनके साथ नरमी नहीं बरत रही थी। कई बार हिल को उधार लेना पड़ता था, कई बार उन्हें अपनी किताबें बेचनी पड़ी, कई बार उन्होंने खाना छोड़ा ताकि यात्रा जारी रख सके। ये वो दौर था जहां हिल को अपने फैसले पर खुद शक होने लगा था। रातों को वे जागते रहते थे, सोचते रहते थे कि क्या ये सब वर्थ इट है। लेकिन हर बार जब वे रुकने के करीब पहुंचते, तभी कोई इंटरव्यू या कोई छोटी इंसाइट उन्हें फिर आगे धकेल देती। ये ऐसा था जैसे जिंदगी जानबूझकर उन्हें एज पर रख रही हो। हिल अब समझने लगे थे कि ये रिसर्च सिर्फ सक्सेस के बारे में नहीं है, ये फेलियर के साइकोलॉजी के बारे में भी है। उन्होंने देखा कि जो लोग असफल होते हैं वे अक्सर हालात को दोष देते हैं और जो लोग सफल होते हैं वे जिम्मेदारी लेते हैं। ये फर्क हिल के लिए गेम चेंजिंग था क्योंकि उन्होंने खुद को दोनों स्थितियों में देखा था। उन्होंने हालात को भी दोष दिया था और उन्होंने जिम्मेदारी भी ली थी और फर्क उन्हें साफ दिख रहा था। हिल को अब ये एहसास होने लगा कि अगर उन्हें ये काम पूरा करना है तो उन्हें सिर्फ दूसरों का अध्ययन नहीं करना होगा, उन्हें खुद को भी बदलना होगा। ये रियलाइजेशन डरावना था लेकिन एम्पावरिंग भी, क्योंकि इसका मतलब था कि सफलता किसी बाहरी चमत्कार पर निर्भर नहीं है, वो अंदर से शुरू होती है। लेकिन अभी ये विचार अधूरा था और हिल की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। नेपोलियन हिल अब सिर्फ सफल लोगों से नहीं मिल रहे थे, वे अपनी ही सीमाओं से टकरा रहे थे। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे हिल के जीवन में पहली बड़ी पर्सनल फेलियर आती है, ऐसी फेलियर जो पूरी रिसर्च को खतरे में डाल देती है। नेपोलियन हिल के जीवन में ये वो दौर था जब बाहरी संघर्ष अंदरूनी संकट में बदलने लगा था। अब तक वे गरीबी, अस्वीकृति और अकेलेपन से लड़ आए थे, लेकिन इस समय जो संकट सामने आया था वो सिर्फ परिस्थितियों का नहीं था, वो उनकी पहचान का संकट था। हिल को पहली बार ये महसूस होने लगा था कि हो सकता है उन्होंने अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा बड़ा काम उठा लिया हो। उनकी रिसर्च आगे बढ़ रही थी लेकिन बहुत धीमी गति से। जितना समय बीत रहा था उतना ही दबाव बढ़ रहा था। लोग सवाल पूछने लगे थे, अब तक क्या निकला, कब तक ये चलेगा, क्या सच में इससे कुछ निकलेगा? और सबसे खतरनाक सवाल हिल खुद से पूछने लगे थे, क्या मैं खुद को धोखा दे रहा हूं?
यहीं से उनके भीतर पहली बार सेल्फ डाउट ने जड़ पकड़नी शुरू की। ये वो दौर था जब हिल के पास ना कोई पब्लिशर था, ना कोई स्पॉन्सर और ना ही कार्नेगी की ओर से कोई नियमित संपर्क। कार्नेगी ने उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया था। ये आज़ादी हिल को चाहिए थी, लेकिन अब वही आज़ादी उन्हें भारी पड़ने लगी थी, क्योंकि आज़ादी का मतलब था पूरी जिम्मेदारी। हिल के पास कोई बैकअप प्लान नहीं था। अगर ये काम विफल होता तो उनके पास लौटने के लिए कुछ नहीं था। इसी दौरान हिल ने एक ऐसा निर्णय लिया जो उनके जीवन की सबसे बड़ी गलतियों में से एक साबित हुआ। उन्होंने सोचा कि शायद उन्हें रिसर्च के साथ साथ कोई ऐसा काम करना चाहिए जो तुरंत पैसा दे सके। ये विचार सही लग रहा था, लेकिन यही विचार उनके फोकस को तोड़ने लगा। वे अब आधा मन रिसर्च में लगाते और आधा मन पैसे की चिंता में। और हिल ने खुद महसूस किया कि जैसे ही उनका फोकस टूटा, उनकी क्लैरिटी भी कम होने लगी। यही वो समय था जब हिल ने पहली बार अपनी रिसर्च के नोट्स दोबारा पढ़ने शुरू किए। वे ये देखना चाहते थे कि अब तक उन्होंने वास्तव में क्या सीखा है, और यहीं उन्हें एक डरावनी सच्चाई दिखाई दी। उनके नोट्स में जानकारी बहुत थी, लेकिन स्ट्रक्चर नहीं था। ऑब्जर्वेशन थे, लेकिन प्रिंसिपल स्पष्ट नहीं थे। ये रियलाइजेशन हिल के लिए झटका था, क्योंकि उन्होंने सालों मेहनत की थी, लेकिन अभी तक कुछ भी कंक्लूसिवली साबित नहीं कर पाए थे। यहीं से हिल के भीतर एक और डर पैदा हुआ। अगर सब कुछ बिखरा रह गया तो? इस मानसिक दबाव का असर उनकी शारीरिक हालत पर भी पड़ने लगा था। वे ठीक से सो नहीं पाते थे, उनकी भूख कम हो गई थी, वे चिड़चिड़े रहने लगे थे। और यही वो स्थिति होती है जहां ज्यादातर लोग अपनी यात्रा छोड़ देते हैं। लेकिन हिल अब भी पूरी तरह टूटे नहीं थे, क्योंकि उनके भीतर एक छोटी सी लेकिन मजबूत आवाज थी जो बार बार कहती थी, अगर सच मौजूद है तो वो बिखरा नहीं हो सकता। ये आवाज उन्हें फिर से सोचने पर मजबूर कर रही थी। हिल ने खुद से पूछा, अगर हर सफल व्यक्ति अलग है तो फिर कॉमन प्रिंसिपल कैसे मिलेगा? और यहीं से उनकी रिसर्च में एक निर्णायक बदलाव आया। उन्होंने तय किया कि वे अब सक्सेस की स्टोरीज नहीं, सक्सेस की पैटर्न्स ढूंढेंगे। वे अब ये नहीं पूछते थे कि आपने क्या किया, वे पूछते थे, आपने उस समय क्या सोचा जब हालात आपके खिलाफ थे। ये सटल बदलाव हिल की पूरी रिसर्च को बदलने वाला था। उन्होंने नोटिस किया कि हर सफल व्यक्ति अपने भीतर एक स्पष्ट निर्णय रखता है, एक ऐसा निर्णय जो परिस्थितियों से नहीं बदलता। हिल ने पहली बार इस चीज को नाम दिया डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, लेकिन अभी ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था। इसी दौरान हिल को एक और बड़ा झटका लगा। एक ऐसा व्यक्ति जिस पर उन्होंने भरोसा किया था, जिसे उन्होंने अपनी रिसर्च के बारे में बताया था, उसी व्यक्ति ने उनकी कुछ आइडियाज को अपने नाम से पब्लिश कर दिया। ये बिट्रेयल हिल के लिए डेवस्टेटिंग था। उन्हें लगा कि उनकी सालों की मेहनत चुरा ली गई है। इस बिट्रेयल ने हिल को अंदर से तोड़ दिया। उन्होंने कई दिनों तक कोई काम नहीं किया। उन्होंने लिखना बंद कर दिया, उन्होंने लोगों से मिलना बंद कर दिया। ये वो समय था जब हिल सबसे ज्यादा कार्नेगी की बातों को याद करने लगे थे। कार्नेगी ने उनसे कहा था, ये काम तुम्हें तुम्हारी लिमिट से बाहर ले जाएगा। अब हिल समझ रहे थे कि इसका मतलब क्या था। लेकिन बिट्रेयल के बाद एक और बदलाव आया। हिल ने महसूस किया कि अगर उनके आइडियाज इतने मूल्यवान हैं कि कोई उन्हें चुरा ले, तो इसका मतलब है कि वे सही दिशा में हैं। ये रियलाइजेशन धीरे धीरे उनकी शक्ति वापस ला रही थी। उन्होंने तय किया कि वे अपने काम को और गहराई से करेंगे और उसे प्रोटेक्ट भी करेंगे। ये वही समय था जब हिल के भीतर एक नया गुण पैदा हुआ, रेजिलियंस। वे अब सिर्फ सीख नहीं रहे थे, वे मजबूत बन रहे थे, और यही मजबूती उन्हें अगले स्तर तक ले जाने वाली थी। नेपोलियन हिल की यात्रा अब सिर्फ ज्ञान की नहीं रही, ये धैर्य, फोकस और विश्वास की परीक्षा बन चुकी थी। अगले और अंतिम भाग में हम देखेंगे कि कैसे हिल इस टूटन से निकलकर अपनी रिसर्च को एक ठोस स्ट्रक्चर में बदलते हैं, और कैसे चैप्टर 2 एक नई शुरुआत के साथ समाप्त होता है। नेपोलियन हिल के जीवन में ये वो समय था जब सब कुछ एक साथ टूट भी रहा था और जुड़ भी रहा था। बाहरी दुनिया को शायद कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा था,
लेकिन अंदर एक पूरी विचार प्रणाली आकार ले रही थी। बिट्रेयल, सेल्फ डाउट और फाइनेंशियल प्रेशर के बाद हिल ने पहली बार ये स्वीकार किया कि अगर वे इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, एक सिस्टम चाहिए। उन्होंने अपने सारे पुराने नोट्स फैलाए, कागजों के ढेर, अधूरे विचार, टूटे हुए ऑब्जर्वेशंस, और पहली बार उन्होंने उन्हें इमोशन से नहीं, डिस्टेंस से देखा। हिल ने खुद से पूछा कि अगर मैं मर जाऊं और ये सब किसी और को मिल जाए तो क्या वो समझ पाएगा कि मैं कहना क्या चाहता था? इस सवाल ने हिल की रिसर्च की दिशा बदल दी। उन्होंने तय किया कि वे अब लिखेंगे ऐसे जैसे वे किसी और को सिखा रहे हों। ये माइंडसेट शिफ्ट बहुत बड़ा था। अब हिल ऑब्जर्वर नहीं रहे, वे आर्किटेक्ट बनने लगे। उन्होंने सफल लोगों की कॉमन क्वालिटीज को अलग-अलग कैटेगरीज में बांटना शुरू किया। डिजायर, फेथ, डिसीजन, परसिस्टेंस, सेल्फ डिसिप्लिन, डेफिनेटनेस। ये शब्द पहली बार उनके नोट्स में स्पष्ट रूप से उभरने लगे। हिल को ये भी एहसास हुआ कि ये प्रिंसिपल्स सिर्फ बिजनेस या मनी के लिए नहीं हैं। ये प्रिंसिपल्स जीवन के हर क्षेत्र में काम करते हैं। इसी समय हिल ने एक और कठिन निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि वे कुछ समय के लिए अपने काम को पब्लिक नहीं करेंगे। वे जानते थे कि आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। अगर वे अधूरी रिसर्च के साथ बाहर जाते तो न सिर्फ उनका नाम बल्कि पूरा विचार ही बदनाम हो जाता। इस निर्णय का मतलब था और ज्यादा समय, और ज्यादा अकेलापन, और ज्यादा संघर्ष। लेकिन हिल अब भाग नहीं रहे थे। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार कंफर्ट से नहीं, प्रिंसिपल से निर्णय लिया था। इस दौरान उनकी आर्थिक हालत और खराब हो गई। कई बार उन्हें अपनी रिसर्च रोककर छोटे-मोटे काम करने पड़े। ये दौर हिल के ईगो को हर दिन कुचलता था। एक ऐसा आदमी जो दुनिया को सफलता सिखाना चाहता था, खुद बेसिक सर्वाइवल के लिए संघर्ष कर रहा था। लेकिन यही विरोधाभास उनकी फिलॉसफी को और मजबूत बना रहा था। अब हिल सक्सेस को रोमांटिक नहीं देखते थे। वे जानते थे कि सक्सेस ग्लैमरस नहीं होती, वो लोनली होती है, वो रेपिटेटिव होती है और वो अक्सर अनरिकॉग्नाइज्ड होती है। इसी समय हिल के भीतर एक और क्लैरिटी आई। उन्होंने देखा कि अधिकतर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि वे इनकेपेबल हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे इनकंसिस्टेंट हैं। वे शुरू तो करते हैं लेकिन प्रेशर आते ही छोड़ देते हैं। हिल ने तय किया कि कंसिस्टेंसी उनका धर्म होगी। चाहे एक दिन में एक पैराग्राफ ही क्यों न लिखा जाए, लिखा जाएगा। चाहे एक इंटरव्यू में एक ही इंसाइट क्यों न मिले, वो रिकॉर्ड होगी। ये डिसिप्लिन धीरे धीरे हिल को स्टेबलाइज करने लगी और इसी स्टेबिलिटी में उन्हें पहली बार एक पूरी तस्वीर दिखाई दी। वे समझने लगे कि सक्सेस कोई इवेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस का एक मेंटल ब्लूप्रिंट होता है। यही ब्लूप्रिंट आगे चलकर द लॉ ऑफ सक्सेस और थिंक एंड ग्रो रिच का आधार बना। चैप्टर 2 के अंत तक हिल के पास अभी किताब नहीं थी, अभी फेम नहीं था, अभी पैसा नहीं था, लेकिन उनके पास अब एक चीज थी जो चैप्टर 1 में भी नहीं थी, स्पष्टता। वे अब जानते थे कि वे क्या ढूंढ रहे हैं, और जब आदमी जान ले कि वो क्या ढूंढ रहा है तो उसे भटकाया नहीं जा सकता। हिल ने अपने जीवन में पहली बार ये महसूस किया कि वे अब लर्नर नहीं, कैरियर ऑफ एन आइडिया हैं। ये आइडिया अभी दुनिया तक नहीं पहुंचा था, लेकिन वो तैयार हो रहा था। नेपोलियन हिल की कहानी का दूसरा अध्याय हमें ये सिखाता है कि सबसे कठिन दौर अक्सर वही होता है जहां क्लैरिटी जन्म लेती है। ये वो समय होता है जब आदमी या तो भ्रम को चुनता है या जिम्मेदारी को। हिल ने जिम्मेदारी चुनी। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे यही क्लैरिटी हिल को लगभग पूरी तरह तोड़ देती है। फाइनेंशियल कोलैप्स, पर्सनल फेलियर्स और मानसिक एग्जॉशन के बीच फिर कैसे उसी टूटन से सबसे बड़ा दर्शन जन्म लेता है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो ये सिर्फ नेपोलियन हिल की कहानी नहीं है, ये उस हर इंसान की कहानी है जो बिना गारंटी के अपने सच के पीछे चलता है।